पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? यानी संविधान निर्माताओं का मत, इसमें क्या क्या हो जाएगा? यानी जो संविधान निर्माता थे उनका संविधान निर्माण को लेकर दर्शन क्या था, संविधान निर्माण का उनके मन में उद्देश्य क्या था, ये सभी उनके जो विचार होंगे संविधान को लेकर, भारत को लेकर, तो ये सभी किन 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 चीजों में, इन ऑप्शन में से बता रहा है कि किन में प्रतिबिंबित होता है। तो पहला है उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। तो वस्तुतः दर्शन, उद्देश्य, विचार, ये यदि देखा जाए तो उद्देशिका में ये सभी चीजें आ जाती है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। वस्तुतः संविधान है तो वो सारी चीजें इन भागों में भी होगी, लेकिन एक रूप में एक साथ उद्देशिका ही ऐसी एक भाग है संविधान का जिसमें संविधान निर्माताओं के मत को पूरी तरह से हम लोग मान सकते हैं प्रतिबिंबित होता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण, अब धन का केंद्रीकरण भारत के संविधान के किस आर्टिकल में और किस भाग के तहत है? क्या वो समता के अधिकार के तहत है? तो नहीं, इसमें ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है जिसमें धन के केंद्रीकरण से संबंधित कोई बातें कही गई हो। राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसमें कही गई है, स्वतंत्रता का अधिकार इसमें भी नहीं है, और कल्याण की जो अवधारणा है इसमें भी ये बातें नहीं आ सकती। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल है 39 क्लॉज सी। इसमें भारत सरकार से कहा गया है कि भारत सरकार कोशिश करे कि भारत में उत्पादन के जो साधन है उसका केंद्रीकरण ना हो, उत्पादन के साधन का केंद्रीकरण ना हो। तो इसका भी, तो इस तरीके से साधन का केंद्रीकरण ना हो। आर्टिकल 39C इस तरह की बात करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? क्या भारत उस समय एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था? ये जो स्थिति है ये वर्तमान की स्थिति है, लास्ट वाली। वर्तमान में भारत की जो प्रस्तावना आप लोग संविधान में पढ़ेंगे उसमें भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य इस तरह की बात करता है, यानी भारत में जो राज्य है उसका ये स्वरूप होगा। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय भारत की जो स्थिति थी वो थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत के राज्य के स्वरूप में ये तीन ही विशेषताओं को बताया गया था, और जबकि इसमें तीन चीजें बाद में जोड़ी गई थी, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, इसमें सॉरी दो चीजें बाद में जोड़ी गई थी, और ये जोड़ा कब गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें एक शब्द और जोड़ा गया था, उसका नाम है अखंडता, वो भी याद रखिएगा, जो कि आगे चलकर हमारे देश की अलग। तो भारत सरकार में राज्य का जो स्वरूप है उसको लेकर हमें मूल संविधान में ये तीन शब्द देखने को मिलते हैं, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के पश्चात इसमें दो शब्द और जुड़ जाते हैं। इस प्रकार इस भारत में दो यानी पांच विशेषताओं भारत राज्य की संविधान की प्रस्तावना में जिक्र होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? विचार की स्वतंत्रता उद्देशिका में है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी है, विश्वास की स्वतंत्रता भी है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। भारत के संविधान में उद्देशिका में जो व्यक्तियों की जो जो स्वतंत्र विचार की दी गई है, व्यक्ति की भी दी गई, विश्वास की दी गई है, धर्म भी इसमें आ जाता है और विश्वास भी, आस्था भी आ जाता है, आस्था का भी अधिकार है। तो ये सब है हमारे संविधान में मौलिक यानी प्रस्तावना में, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता जैसा कोई शब्द नहीं है। इसका उत्तर ये हो जाएगा, यानी पूछा है सन्निविष्ट नहीं है तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था?
इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेहरू 1991 में 51 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ था। इस संशोधन के उपरांत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में किन किन विषयों को रखा गया है, तो यहां पर यह ध्यान रखना है, केंद्र और राज्य। मान लीजिए केंद्र और राज्य कोई विधान बनाता है, कोई कानून बनाता है, तो ऐसे कानून जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, जो न्यायिक समीक्षा के योग्य नहीं होगा, उस तरह के कानून को इसके अंतर्गत रखा गया है, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। और ये 1951 में पहले संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान की जो 9वीं अनुसूची है उसको जोड़ा गया था। एक चीज और यहां पे ध्यान रखना है, जो पहला संविधान संशोधन के बाद जो 9वीं अनुसूची है उसमें केंद्र और राज्य के कैसे विधान होंगे, ऐसे विधान जिसे न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती, समीक्षा के योग्य विधान नहीं होता है, उस तरह के विधान को इसमें शामिल किया जाता है। दूसरी बात इसमें ये गौर करना है, ध्यान रखना है कि वर्तमान में इसमें कुल ऐसे केंद्र और राज्य मिलाकर 284 कानून है जो केंद्र और राज्य से संबंधित है और वो 9वीं अनुसूची का हिस्सा बना हुआ है। तो ये सब कुछ ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल विरोध विषयक उपबंध है। दल विरोध इसमें नहीं है, 5वीं इसमें भी नहीं है, 8वीं में नहीं है, ये 10वीं अनुसूची इसमें है। 10वीं अनुसूची के संबंध में कुछ चीजें हैं। जो 52वां संविधान संशोधन है 1985 में, इसके तहत इसको शामिल किया गया था। और दल बदल जो संबंध में एक अधिनियम कानून भी है, दल बदल, वो इसी अनुसूची से संबंधित है। दल बदल विरोध अधिनियम, इसमें मूल क्या है, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद बनता है, तो वो संसद बने या विधायक बने, दोनों के लिए होता है, तो वो यदि संसद और विधायक बनकर या तो निर्दलीय बनता है, बन सकता है, या किसी दल को ज्वाइनिंग करके बन सकता है, या वो मनोनीत भी होता है। ये तीनों स्थितियों में इस कानून को विधान निश्चित किया गया है। कोई व्यक्ति किसी पार्टी से चुनाव लड़ा और लड़ने के बाद उसने किसी अन्य पार्टी में, संसद बनने के बाद दूसरे पार्टी को ज्वाइन किया और पूर्व पार्टी को छोड़ दिया, तो उस पर यह विधेयक काम करेगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा, निर्दलीय जीत कर आया और किसी पार्टी को ज्वाइन किया, उसके भी ऊपर इस तरह का अधिनियम काम करता है। कोई मनोनीत सदस्य है और वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन उसका हुआ और वो संसद बना, और संसद बनने के बाद वो क्या किया है, किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो उस पे भी ये नियम लागू होता है। और इसको लागू कौन करता है, तो उसको लागू करने वाले होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं इस नियम के संबंध में कोई फैसला लेते हैं और इस नियम के तहत कार्रवाई करते हैं, तो ये नियम होता है। दूसरी बात ये क्या होगी, यदि लोकसभा अध्यक्ष, वो भी तो किसी पार्टी से होंगे और वो भी तो एक संसद सदस्य की सदस्यता रखते हैं, यदि वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में हो और अपनी पूर्व पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन किए, तो उन पे क्या होगा, उन पे संसद के द्वारा किसी एक सदस्य को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, संसद सदस्य को, और फिर वो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष के लिए इस संबंध में कार्रवाई करते हैं। तो ये है दल बदल विरोध अधिनियम, यानी कोई व्यक्ति किसी पार्टी से जीत कर गया और किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन किया, तो इसी स्थिति में उस पर कार्रवाई होगी। कोई ऐसा व्यक्ति जो निर्दलीय है लेकिन जीतने के बाद किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लिया, इस स्थिति में उस पर कार्रवाई होगी। एक अन्य स्थिति और भी है कि कोई व्यक्ति किसी पार्टी से चुनाव जीत कर आया हो और संसद में किसी विषय पर चुनाव होने हो, तो मतदान होने हो, तो उसमें उसने क्या किया, अपने पार्टी के नियम के विपरीत जाकर मतदान किया, ऐसी स्थिति में भी उस पर कार्रवाई हो सकती है। और कोई मनोनीत सदस्य है और उसने किसी पार्टी को ज्वाइन किया हो, तो इस स्थिति में इसके तहत उस पर कार्रवाई होती है। और कार्रवाई करने वाला कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष। और यदि लोकसभा अध्यक्ष इस प्रकार के खुद कृत्य कर रहे होते हैं, तो लोकसभा के ही कोई अन्य सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति कार्रवाई कर सकते हैं, जिनका चुनाव लोकसभा के ही सदस्यों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
क्या है ये? भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, ये बात तो सही है। दूसरा, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, ये बात सही नहीं है। राष्ट्राध्यक्ष बनने के लिए हमारे यहाँ भारत का नागरिक होना आवश्यक है। जरूरी नहीं है कि वो भारत में जन्म से भारत का हो। जैसे सोनिया गांधी का जन्म तो इटली में हुआ, लेकिन वर्तमान में वो भारत की नागरिक बन चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति में वो चाहे तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई मंत्री बन सकते हैं। लेकिन अमेरिका की स्थिति देखें तो वहां पे ऐसी स्थिति नहीं है। वहां पर है कि वहां अमेरिका का नागरिक भी होना जरूरी है, साथ ही साथ अमेरिका में जन्म लेना भी जरूरी है। लेकिन भारत में ऐसी कोई स्थिति नहीं, केवल जन्म से नागरिक नहीं अपितु केवल नागरिक की बात कही गई है। और जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे से वंचित नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनता है और वो अनुचित कार्रवाई करता है, जो वंचना के जो भी आधार होते हैं, जैसे संविधान के विरुद्ध में कार्य करना, राष्ट्र की अवहेलना करना, तो ये जो और उस तरह की गतिविधि करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? केवल एक। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? आर्टिकल 15 नहीं, 19 नहीं, आर्टिकल 21 में होगा। 21 है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित जो अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार, उसमें निजता के अधिकार को भी क्या किया गया है? शामिल किया गया है। और ये शामिल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने किया। एक के.एस. पुट्टू स्वामी वर्सेज भारत संघ का केस है। इस केस में न्यायपालिका ने निजता के अधिकार को आर्टिकल 21 के हिस्सा के अंतर्गत माना। वैसे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में बहुत से अधिकार हैं। पासपोर्ट रखने का अधिकार है, निद्रा का अधिकार है, विवाह करने का अधिकार है, ऐसे करके अनेक अधिकार हैं। उनमें निजता का भी अधिकार आर्टिकल 21 में आ जाता है। और ये केस है 2017 का, के.एस. पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को अभी अभी हमने जाना, उसी आर्टिकल 21 में है। हालांकि वो अलग केस है, एक यूपी गवर्नमेंट और वर्सेज एक कोई से लता देवी थी, उसके केस में इस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया और उसमें अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत माना गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन को विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? विधि का शासन यानी ये उस दशा को दर्शाता है जब किसी देश में सर्वोच्च स्थिति, सबसे ऊंची स्थिति विधि की होती है, कानून की होती है। कोई व्यक्ति नहीं होता है, सर्वोच्च स्थिति पे विधि की होती है, सर्वोच्चता विधि को माना गया होता है। तो सभी व्यक्ति, सभी पद किसके अंतर्गत आ जाएंगे? विधि के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि विधि का ही शासन है। तो शासन विधि के अनुरूप है, तो सभी व्यक्ति, सभी पद, चाहे वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कितना पावरफुल से पावरफुल पद क्यों ना हो, वो विधि के अंतर्गत उसको आ जाना होता है। तो इसको हम लोग विधि के शासन से समझ सकते हैं। तो प्रमुख लक्षण, शक्तियों का परिसीमन, जाहिर सी बात है आप विधि का पालन करेंगे तो शक्ति का निर्धारण भी विधि से होगा। तो विधि तो सीमाबद्ध करके सभी पदों को देगा, तो ये शक्तियों का परिसीमन, ये सही हो जाएगा। विधि के समक्ष समता, कोई भी शासन होगा तो आज के समय में लोकतंत्रात्मक गणराज्य लोकतांत्रिक देश होता है, तो विधि सबके लिए एक समान होना ही होता है, तो विधि के शासन की दूसरी विशेषता हो जाएगी। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, ये कोई कानून ऐसा नहीं है, बस एक कर्तव्य के रूप में होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसकी अवहेलना कर दें तो आपको विधि के तहत क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। तो ये ऑप्शन सही गलत हो जाएगा। स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार हर विधि के तहत प्राप्त होता ही है, तो ये होता है, तो ये नहीं होगा, ये होगा। तो यानी 1, 2 और 4 है, 3 इसमें नहीं है। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर निषेध,
ये शोषण के विरुद्ध में है, आर्टिकल 23 में है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये आर्टिकल मतलब शोषण के विरुद्ध में नहीं आता, हालांकि आर्टिकल 17 का है, लेकिन ये इसमें नहीं आ जाएगा। अल्पसंख्यकों के हितों का सुरक्षा, ये आर्टिकल 29 में है, जो शोषण के विरुद्ध के अधिकार में नहीं आता, ये भी गलत हो जाएगा। कारखानों खादानों में बच्चों के नियोजन का निषेध आर्टिकल 24 में है, यानी ये हो जाएगा 1 और 4, बाकी नहीं होना है। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? कथनों में कल्याणकारी राज्य के आदर्श यहां पर है। कल्याणकारी राज्य का अभिप्राय ऐसे राज्य से है जो जन उत्थान के लिए, जन कल्याण के लिए कार्य करता हो, कार्य करता हो। इसमें वंचित वर्गों का कल्याण हो जाता है, वंचित वर्गों का कल्याण इसमें आ जाता है इन कार्यों में। दूसरा, सशक्तिकरण की स्थिति होती है। सशक्तिकरण यानी कोई पिछड़ा वर्ग है, कोई दबा वर्ग है, तो उसमें कुछ विशेष उपायों के द्वारा उसे मुख्य वर्ग में लाने के लिए प्रक्रियागत जो प्रयास होता है उसको सशक्तिकरण कहते हैं। ये महिला के लिए भी हो सकता है, दलित वंचितों के लिए भी हो सकता है। तो कल्याणकारी राज्य के लिए भारत में राज्य के नीति निषेध तत्व में ऐसे कई आर्टिकल आप देखेंगे जिसमें राज्य को ये बातें कही गई है कि आप जो उपाय राज्य के लिए कही गई है उसमें ये सारे लक्ष्य की क्या होती है, पूर्ति होती है। तो राज्य के नीति निषेध तत्व इसके लिए एक सही बात है। मौलिक अधिकार ऐसी कोई बात नहीं, व्यक्ति को राइट तो देता है लेकिन राज्य से कुछ करने के लिए नहीं कहता है, राज्य को कुछ ना करने के लिए कहता है। क्योंकि व्यक्ति को अधिकार देता है तो कहता है कि आप व्यक्ति के इन अधिकारों को क्या ना करें, नुकसान न पहुंचाए, उसको सीमित ना करें, लेकिन कहता है कि व्यक्ति को के हित के लिए आप अधिक से अधिक कार्य करें। तो ये चीजें हो जाएगी। प्रस्तावना में वैसी कोई बात नहीं है, 7वीं अनुसूची भी इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखिए, राज्य के नीति निषेध तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करता है, बात सही है। मौलिक अधिकार जहां राजनीतिक लोकतंत्र की व्याख्या करता है, तो यह समाज और आर्थिक लोकतंत्र का स्थापना, यानी एक ऐसा समाज हो जो स्वतंत्रता समानता पे आधारित हो। तो जाहिर सी बात है, राज्य के नीति निषेध में राज्य को ऐसे ऐसे कार्य करने के लिए कहे गए हैं जिसमें एक लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के संबंध में बातें कही जाती है। आर्थिक रूप से हमारा देश समान हो, पूरी सभी लोग स्वतंत्र पूर्वक रह सके, तो इस संबंध में भी बातें कही गई है। तो इसलिए ये दोनों बातें हो जाएंगी। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन हाँ ये बात भी है, यद्यपि राज्य के नीति निषेध तत्व में राज्य को कुछ करने के लिए कहा गया है, लेकिन यदि राज्य को वो चीजें नहीं भी करता है, निर्देशक तत्व की बातों को नहीं भी पालन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी रूप से कार्रवाई नहीं की जा सकती है, न्यायालय नहीं जाया जा सकता है, क्योंकि वो प्रवर्तनीय नहीं है, राज्य के लिए उसे लागू करना आवश्यक नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? ये तो मूल कर्तव्य से संबंधित है, क्योंकि ये व्यक्ति से कहा गया है कर्तव्य के रूप में, और मूल कर्तव्य भी याद रखिएगा वो भी अप्रवर्तनीय है, अप्रवर्तनीय है। अभिप्राय कि यदि कोई व्यक्ति, जैसे राज्य के नीति निषेध तत्व का पालन राज्य ना भी करे तो भी राज्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है कानूनी रूप से, ठीक इसी तरह मौलिक कर्तव्य का भी अनुपालन कोई व्यक्ति नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है, इसलिए अप्रवर्तनीय है और मूल कर्तव्य का हिस्सा है। नेक्स्ट होगा, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। संसदीय प्रणाली पूछ रहा है, लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, ये जो है ये लोकतंत्रात्मक प्रणाली को दर्शाता है, लोकतंत्रात्मक प्रणाली को दर्शाता है। लेकिन संसदीय प्रणाली के बारे में पूछा जा रहा है तो इसका जो सबसे सटीक उत्तर होगा वो होगा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि लोकसभा संसद को संदर्भित करता है और मंत्रिपरिषद जो है सरकार की प्रणाली को संदर्भित करता है, तो और दोनों एक दूसरे से संबंधित है। तो एक ऐसी प्रणाली जो संसद पे आधारित है, यानी संसदीय या उससे जुड़ी हुई है,
उसी को हम लोग कहते हैं संसदीय प्रणाली। इसका सबसे सटीक उत्तर डी होगा। संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, संसद की अपने शक्ति का इसका कोई अभिप्राय नहीं है। राज्यसभा को भंगनी, ये भी ऐसा कोई सटीक उत्तर नहीं होगा, डी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है? कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? देश के शासन के लिए। तो देश के शासन के लिए संविधान में मूल अधिकार, आप शासन चलाएं, किस अनुकूल चलाएं, यानी शासन के लिए, यानी शासन जो हमारे देश में चलाया जाए, उस शासन को चलाने में आधारभूत सिद्धांत किसको पालन किया जाए? आधारभूत सिद्धांत के रूप में संविधान ने किन किन सिद्धांत को दिया है सरकार के लिए कि आधारभूत सिद्धांत का पालन किसके द्वारा? शासक वर्गों के द्वारा। तो मूल अधिकार ऐसा तो कुछ है नहीं, उसमें तो कहा गया कि आप इन इन चीजों को ना ही करें। मूल कर्तव्य, ये तो व्यक्ति से संदर्भित, नागरिकों से संबंधित होगा, शासक से संबंधित नहीं है। मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य ये भी नहीं होगा, चूंकि ये दोनों इसमें आ जाता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। राज्य के नीति निषेध तत्व में ऐसे बहुत से सिद्धांत हैं जो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि ये जो सिद्धांत होगा या नीति निषेध तत्व है, ये भारत में शासन के लिए आधारभूत होगा, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाहक में हुई अन्य प्राप्तियों से सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है कहां पे? कर और सरकारी कामकाज के निर्वाहक में। सरकार जितने भी कर एवं टैक्स लेती है, शुल्क लेती है, वो जो सरकार के पास जमा होता है वो कहाँ जाएगी? जीएसटी आदि के माध्यमों से, और भी जो आप सेस लगा के, अनेक शुल्क लगा के जो सरकार हम लोगों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के द्वारा प्राप्त करती है। या सरकारी कामकाज अनेक प्रकार से होते हैं और उसके नियम के तहत कई सारे जनता का जो पैसे होते हैं उसमें जाते हैं। तो ये सारी कहाँ पे जमा होती है? सारे जो धन होते हैं कहाँ पे जमा होते हैं? ये धन भारत के संचित निधि में जमा होती है। निधि 3 प्रकार की होती है देश में, भारत की संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि। ये जो संचित निधि है आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में है, लोक लेखा निधि आर्टिकल 266 क्लॉज 2 में है, और ये जो आकस्मिक नीति है 267 में है। इसमें क्या हो जाता है? संचित निधि में भारत सरकार मान लीजिए जो भी व्यय करती है बजट के माध्यमों से योजनागत रूप में, वो समस्त व्यय संचित निधि से ही किया जाता है। लोक लेखा नीति जो निधि जो होता है, इसमें सरकार मान लीजिए कि सरकार में भी तो बहुत से लोग पॉलिसी करते हैं, सरकार के यहाँ भी पैसे किसी न किसी रूप में लोग जमा करवाते हैं। तो वो जो चीजें होती है वो लोक लेखा निधि, लोगों के पैसे होते हैं जो सरकार के पास सुरक्षित होते हैं, वो इस सरकार इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती है, इसके जो अपने नियम होते हैं उसी के तहत सरकार इसका इस्तेमाल कर सकती है। और आकस्मिक निधि, ये आकस्मिक खाता हो जाता है, इसका जो इस्तेमाल होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा आकस्मिक परिस्थिति में इसका इस्तेमाल किया जाता है और कुछ नियमों के तहत इसमें पैसे रखे जाते हैं, तो ये आकस्मिक निधि की स्थिति हो जाती है। इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर होगा संचित निधि। नेक्स्ट लिखिए, देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। गलत। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वस्तुतः राष्ट्रपति में निहित है, सैद्धांतिक रूप से, लेकिन व्यवहारिक रूप में प्रधानमंत्री ही उसका इस्तेमाल करते हैं और उनके मंत्रिपरिषद, लेकिन सैद्धांतिक रूप से वो शक्ति राष्ट्रपति के पद में नहीं। दूसरा, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। नहीं, ये भी क्वेश्चन गलत है। सिविल सेवा बोर्ड का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है मंत्रिमंडल सचिव। मंत्रिमंडल सचिव जो होता है वो सिविल सेवा बोर्ड का अध्यक्ष होता है। इसको कैबिनेट सचिव भी कहते हैं, कैबिनेट सचिव भी कहते हैं। ये जो होते हैं, जब कोई व्यक्ति कैबिनेट सचिव बनता है तो उसके वो 3 पद का स्वाभाविक रूप से अध्यक्ष बन जाता है। एक तो कैबिनेट सचिव तो होता ही है, दूसरा सिविल सेवा बोर्ड का भी अध्यक्ष होता है, एक और होता है वो होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा, प्रशासनिक सेवा का जो अध्यक्ष, यानी आईएएस, आईएसओ का जो संघ होता है उसके अध्यक्ष ये होते हैं। मंत्रिमंडल के जो सचिवालय होता है उसका भी ये अध्यक्ष होते हैं। मंत्रिमंडलीय सचिवालय का भी अध्यक्ष होते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के भी अध्यक्ष होते हैं और सिविल सेवा बोर्ड का भी ये पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो ना तो एक ना तो डी। नेक्स्ट है,
भारत की संसद किसके द्वारा मंत्री परिषद के कृतियों के ऊपर नियंत्रण रखती है? स्थगन प्रस्ताव अवश्य रूप से रखती है, प्रश्नकाल से भी रखती है, अनुपूरक प्रश्न से भी रखती है। 1 2 3 ये हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति, इसमें 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। पराकलन समिति 30 सदस्य होते हैं, 30 केतु से लोकसभा। सरकारी उपकरण समिति जो है इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा, सेम वही 7 राज्यसभा। और याचिका समिति जो होती है ये लोकसभा के लिए अलग है और राज्यसभा के लिए अलग है, दोनों में अलग अलग होता है। लोकसभा में 15, राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, प्राकलन समिति सबसे बड़ी 30 होती है। याद रखिएगा इस समितियों में मंत्री शामिल नहीं होते हैं, मंत्री हिस्सा नहीं होते हैं, सामान्य सदस्य हिस्सा होते हैं और चुनाव होता है इनके लिए। यानी जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय, अनुपातिक और एकल मत पद्धति से इन सदस्यों का चुनाव होता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, प्राकलन समिति। प्राकलन समिति जो होता है वो सरकारी व्यय के संबंध में क्या करता है, अपना रिपोर्ट तैयार करने का काम करती है कि सरकार जो भी व्यय कर रही होती है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, वो व्यय के संबंध में ये बातें अपनी करती है। नेक्स्ट देखिए, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है सभी राज्यों की सहमति से। संसद को इसके लिए किसी भी राज्य की सहमति की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना किसी राज्य की सहमति से, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो भी मामले हैं इसमें केंद्रीय सरकार को असीमित अधिकार मिला हुआ है। इसमें राज्य के संबंध में राज्यों के मतों को जानना, राज्यों की सहमति को लेकर ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो ये बिना किसी राज्य की सहमति से इसका ऑप्शन होगा, उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य होता है? स्थगन प्रस्ताव का अभिप्राय हो जाता है, देखिए विभिन्न सत्र जब चल रहे हैं तो उन सत्रों में कार्यक्रम का निर्धारण हो गया होता है, पहल पूर्व निर्धारण हो जाता है, लेकिन अचानक देश के समक्ष कोई विशेष विषय उपस्थित हो गया जिस पर सुनवाई करना और संसद के उस संबंध में विवाद क्या कहते हैं, बहस करना अनिवार्य हो जाए, तो उसके लिए स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से क्या किया जाता है, पूर्व निर्धारित कार्यों को स्थगित करके उस प्रस्ताव के माध्यम से जो नए और प्रासंगिक अत्यावश्यक मुद्दे होते हैं उस पर विचार विमर्श के लिए इस तरह के लिया जाता है। तो जाहिर सी बात है सार्वजनिक महत्व के मिश्रित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हैं तो ये होता है, बाकी का कोई खास नहीं होगा। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत के संचित निधि से निधि निकालने के लिए संसद के अनुमोदन का विधान, धन विधेयक इसी संबंध में लाया जाता है। संचित निधि के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यक होती है और जब तक संसद उस पर अपनी प्रस्ताव में अपना उसको पारित न कर दे तब तक उसमें से पैसे नहीं निकाले जा सकते। नेक्स्ट देखिए, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक किससे अनुदेशित है? किस में है? तो आप डीपीएसपी जब पढ़ेंगे राज्य के नीति स्तर तो इसमें आर्टिकल 50 है। आर्टिकल 50 इस बात की घोषणा करता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य क्या हो, पृथककरण हो। इसको शक्ति पृथककरण भी कहा जाता है, शक्ति पृथककरण भी कहा जाता है। शक्ति पृथककरण का अभिप्राय हो गया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य में किसी भी प्रकार का जो यानी जुड़ाव ना हो, दोनों अपनी अपनी शक्तियों का अलग अलग रूप से इस्तेमाल करें, इसको ही शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आता है? परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, यानी इसके अंतर्गत हो गया कि न्यायपालिका केंद्र सरकार को किसी विषय वस्तु पे परामर्श दे सकता है, लेकिन यहाँ पे विवादों के समाधान का है तो ये तो होगा नहीं, परामर्श मानना न मानना। अपीलीय अधिकारिता, अब अपील करके नहीं। मूल अधिकारिता, रीट अधिकारिता, ये भी अलग है। मूल अधिकारिता हो सकती है, इसको हम लोग कहते हैं न्यायपालिका का क्षेत्राधिकार भी कहते हैं, न्यायिक क्षेत्राधिकार। ये आर्टिकल 131 में आता है। इसमें क्या है कि कोई अंतरराज्य विवाद, अंतरराज्यीय विवाद और केंद्र राज्य विवाद, केंद्र राज्य विवाद, ये दो प्रकार की स्थिति
मान लीजिए उपस्थित हो। अंतर्राज्यीय, दो राज्यों के मध्य का किसी विषय वस्तु को लेकर विवाद, या केंद्र और राज्य के मध्य का विवाद। तो इस तरह के विवादों का निपटान करने का अधिकार, एकमात्र अधिकार किसको दिया गया है? उच्चतम न्यायालय को दिया गया है, भारत के संविधान के आर्टिकल 131 के अंतर्गत। तो ये इसमें मूल अधिकारिता के अंतर्गत आएगा। इसको क्षेत्राधिकार भी कहते हैं, मूल क्षेत्राधिकार भी कह सकते हैं, न्यायिक क्षेत्राधिकार भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत का उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति नहीं, संसद में निहित है। और संसद बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या को कम या ज्यादा कर सकते। वर्तमान में 34 सदस्य हैं कुल न्यायाधीश, इसमें 33 न्यायाधीश होते हैं और एक जो होते हैं मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और 33 जो होते हैं सामान्य न्यायाधीश होते हैं। तो वर्तमान में ये 34 है, संसद ने ही निर्धारित किया कर रखा है। 27 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं। किनके परामर्श से? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के परामर्श से। राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है? नहीं, कार्यकाल अनिश्चित होता है, कभी भी पद से हटाया जा सकता है। लेकिन नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होता है और परामर्श मुख्यमंत्री और उनके मंत्री परिषद देते हैं। केवल एक सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है? नहीं, 1/3। विधानसभा की कुल संख्या का अधिकतम 1/3 संख्या ही उसमें हो सकती है। और मिनिमम विधान परिषद के होने के लिए मिनिमम संख्या 40 होगी, यानी कम से कम 40 सदस्य जिस विधान परिषद में हो इस रूल के तहत, वहीं उसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण हो सकता है, पहली बात। और दूसरी, आधे नहीं, कुल विधान परिषद सभा के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य का होना जरूरी है। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति के नाम नहीं, विधान परिषद के सदस्य ही करते हैं। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वही सदस्य अपने लिए अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। विधान परिषद भी अस्थायी सदन होता है, अस्थायी सदन है अभिप्राय, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक 2 साल पे इसके लिए चुनाव होता है। इसमें कुछ मनोनीत सदस्य भी होते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोनों का दोनों गलत। नेक्स्ट लिखिए, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए शक्तियों का विभाजन इनमें से किन में उल्लिखित योजना पर आधारित है? भारत केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, तो जाहिर सी बात है शक्ति का विभाजन किससे हमें पता चलता है? संघ सूची। भाई अब आप इस विषयों पे काम करेंगे, केंद्र सरकार। राज्य सूची, केवल राज्य का मामला। समवर्ती सूची, जिनमें दोनों को रखा गया है। और आप बताइए, मार्लियामेंटो सुधार, इसमें तो था नहीं इस तरह की कोई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम इसमें भी नहीं था। भारत सरकार अधिनियम इसमें था। जब यह अधिनियम आया था तो उस समय केंद्रीय सूची में 59 थे, संघ सूची में इस अधिनियम के तहत बता रहा हूं 59 था, राज्य सूची में 56 था, 54 था। और इसमें 36 था इसके तहत। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? भारत शासन सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट देखिए, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से किन परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के परिणाम पूछ रहा है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के परिणाम के रूप में क्या चीज का होना आवश्यक नहीं है? थोड़ा सा क्वेश्चन है। राज्य विधानसभा का विघटन, राज्य के मंत्री परिषद का हटाया जाना, स्थानीय निकायों का। राष्ट्रपति शासन के लागू होते ही सबसे पहला काम जो होता है वो होता है राज्य के मंत्री परिषद को भंग कर दिया जाता है। तो ये तो आवश्यक है, पूछ रहा है नहीं है। तो राज्य विधानसभा का भंग, विघटन भी हो सकता है, निलंबन भी हो सकता है। तो अभिप्राय क्या होगा? विघटन आवश्यक नहीं है कि विघटन हो ही, यदि निलंबित हो गया तो विघटन कैसे होगा? और स्थानीय निकायों के संबंध में भी है, इसका भी या तो विघटन हो जाए या निलंबन हो जाए। यानी ये दोनों जो है आवश्यक नहीं है और ये आवश्यक है, यानी ये तो होगा ही, लेकिन ये दोनों स्थिति जरूरी नहीं है कि
हो भी सकती है और यदि निलंबित कर दिया जाए तो नहीं भी होगी। इसका ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। विकेंद्रीकरण ही होगा ना, शक्ति है, अब केंद्र सरकार के पास शक्ति है, एक केंद्र तो ये खुद हो गया। अब राज्यों के पास शक्ति है, उस शक्ति को क्या किया गया, विभाजित किया गया अनेक केंद्र में, तो विकेंद्रीकृत किया गया। और राज्य की शक्ति को भी क्या किया गया, अनेक पंचायत नगर पालिकाओं के माध्यम से केंद्रीकृत किया गया। तो ये भी तो विकेंद्रीकरण के ही अंतर्गत आएगा। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का ही ये क्या है, एक प्रयोग है। नेक्स्ट है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मूल अधिकार में तो है ही नहीं। नैसर्गिक अधिकार ये भी नहीं है कि आप जन्म लिए तो, चूंकि हाँ नागरिकता प्राप्त कीजिए और संविधान के तहत आपको अधिकार मिलेगा, उसमें भी कुछ कार्रवाई करते तो वो भी अधिकार आपसे छीन लिया जाएगा। विधिक अधिकार भी नहीं, वस्तुतः ये एक संवैधानिक अधिकार है। संविधान के ही माध्यम से हमें मताधिकार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 33 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। पंचायती राज व्यवस्था का विकास में जन भागीदारी, निश्चित रूप से, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था का तो स्थिति ऐसी है कि पंचायत होगा, पंचायत की मीटिंग होती है, पंचायत सभा लगता है, उसमें ग्राम के सभी लोग आपस में भागीदारी करते हैं। जो सरपंच मुखिया लोग होते हैं वो आपस में विवाद करते हैं, ग्रामीण विकास को लेकर खांचा तैयार करते हैं। तो जन भागीदारी विकास में तो हो ही जाना है। राजनीतिक जवाबदेही, ये वस्तुतः ऐसी कोई बात यहां पर तो है नहीं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये जो स्थिति है ये तो अभी अभी हमने जाना ही। वित्तीय संग्रहण, ये भी ऐसी कोई नहीं। 1 और जो है 3, ये 2 ऑप्शन होगा इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। किसी उदार लोकतंत्र में, वो भी किसकी, स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा। कोई लोकतंत्र है तो लोकतंत्र की में जो सरकार के पास शक्ति होती है, यहां ध्यान रखिएगा, शक्ति की सुरक्षा कब की जा सकती है, जब शक्ति जिसके पास हो उस शक्ति का प्रयोग विधि पूर्वक और स्वतंत्रता पूर्वक कर सके। तो ये जो शक्ति का पृथककरण है, यानी कार्यपालिका के बीच, न्याय विधायिका के बीच और न्यायपालिका के बीच, तो ये जो शक्ति है इन तीनों ही अंग के, ये यदि अपनी अपनी ओर से बिना किसी दबाव के स्वतंत्र पूर्वक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें, तब तो वो स्वतंत्र कहला सकते हैं। तो एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्तियों का केंद्रीकरण, निर्वाचित सरकार, शक्तियों का पृथककरण होगा, तभी तो होगा। आप कार्यपालिका के पास शक्ति है लेकिन विधायिका उसमें टांग अड़ाए और उसकी शक्ति का इस्तेमाल ही ना करने दे, या विधायिका के पास शक्ति है और कार्यपालिका उस शक्ति का उपयोग अपनी ओर से कर ले, या न्यायपालिका की जो शक्ति है उसका काम विधायिका या न्यायपालिका कर ले, तो ऐसी नहीं होगा। न्यायपालिका की जो शक्ति है वो खुद इस्तेमाल करे, विधायिका के पास जो शक्ति है वो खुद इस्तेमाल करे और स्वतंत्र पूर्वक करे, तभी स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा कही जा सकती है। इसलिए शक्तियों का जो पृथककरण है वो इसका उत्तर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है, नहीं, ये 3 सदस्यीय निकाय है। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव उपचुनाव का कार्यक्रम तैयार करता है, ये क्यों तैयार करेगा, निर्वाचन आयोग तैयार करता है, ये भी गलत हो जाएगा। निर्वाचन आयोग ही तैयार करेगा। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवाद निपटाता है, ये तो सही है। तो केवल 3 होगा। तो आज यही रहने देते हैं।